एस्थमा, जिसे हम हिंदी में दमा कहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि दमा दम के साथ निकलता है। एस्थमा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अनीता धनखड़ जी से कि क्या वाकई दमा दम के साथ ही निकलेगा या दम रहते ही हम इसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज जो बीमारी है ना दमा, इसके बारे में मैंने हमेशा ये सुना है कि ठीक नहीं हो सकता, नेबुलाइजर लेना पड़ेगा आपको हमेशा, और बढ़ती उम्र के साथ हालात जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं। मैम सच में क्या ये दम के साथ ही निकलेगा या ठीक हो सकता है? ये एक धारणा बनाई हुई है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अब तक ऐसा देखते भी आए हैं ना। हाँ, क्योंकि कुछ तो आजकल की मॉडर्न साइंस में ना लोग जो हैं वो मतलब डॉक्टर लोग वो पेशेंट को डरा पहले ज्यादा देते हैं, ट्रीटमेंट कम देते हैं। हाँ जी, शायद ये भी रीजन है। अस्थमा जो है इसे श्वास रोग कहा जाता है जी। तो श्वास रोग को आम भाषा में दमा कहा जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये धारणा बिल्कुल है कि दमा दम के साथ ही जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दमा जो है दम के रहते ही ठीक हो जाता है और गारंटी से ठीक हो जाता है। अरे वाह। क्योंकि दमे में एक होता क्या है कि दमे का सबसे पहले तो आप कारण जानिए कि दमा होने के हमारे क्या क्या कारण रहते हैं। तो दमा होने का सबसे बड़ा कारण रहता है स्मोकिंग, कि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपके फेफड़ों में बार बार जो धुआं जाएगा उसकी वजह से आपके फेफड़े कमज़ोर होने लगेंगे और आप सही से सांस नहीं ले पाएंगे। आपकी ब्रोंकाइट जो है वो बार बार धुआं जाने की वजह से उनमें जिस प्रकार से हार्ट वाले पेशेंट को जो ट्राइग्लिसराइड है वो जंग की तरह जम जाता है और वाल को बंद कर देता है। इसी प्रकार से दमे वाले पेशेंट को जो बार बार धुआं जाता है उनकी ब्रोंकाइज में जो श्वास हम लेते हैं तो वो जो धुआं है वो जंग की तरह जम जाता है। अच्छा मैम, कुछ बच्चों में भी मैंने देखा है कि उनको ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, तो वो तो स्मोक नहीं करते। हाँ, और भी कारण है ना। हाँ, इसके अच्छा। कई सारे कारण हैं। अच्छा। तो उसमें एक तो स्मोकिंग मेन कारण रहता है। छोटे बच्चों में, जैसे आपने पूछा, छोटे बच्चों में कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा हुआ है, 10 दिन का बच्चा ही एडमिट है क्योंकि उसको निमोनिया हुआ है जी। उसको तो वो निमोनिया होने की वजह से क्या होता है कि उसकी ब्रोंकाइज जो होती हैं, फेफड़े के अंदर जो नसें होती हैं उसे ब्रोंकाइज कहते हैं, तो वो सूज जाती हैं। और ऐसे बच्चे जो एक बिल्कुल पैदा होते ही न्यूबॉर्न बेबी को ही अगर बार बार जो है इन्फेक्शन हो रहा है चेस्ट का, तो धीरे धीरे करके उसको बलगम जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। अब बड़ा आदमी तो कुछ समय के लिए जैसे खांसी आई और निकाल दिया। अब छोटे बच्चे को तो नेबुलाइजर दिया जाता है, लेकिन उसके फेफड़े कमजोर होने शुरू से ही शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को बार बार थोड़ी सी ठंड लगी तो उसे निमोनिया हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है। थोड़ा ठंडा पानी पिया तो निमोनिया हो जाता है, थोड़ी ठंडी हवा में निकला तो उसे निमोनिया हो जाता है। तो बच्चों को ये कारण रहता है ज़्यादातर। तो ऐसे में बच्चे को ज़्यादातर जब पैदा होता है तो उस समय पर इससे बचाना होता है। अच्छा। जो कई बार लापरवाही की वजह से ये होता है। कई बार डॉक्टर की लापरवाही हो जाती है, तो कई बार पेशेंट्स के पेरेंट्स की लापरवाही होती है कि गर्मी का समय है और पेशेंट उसको बच्चे को सीधा एसी के आगे लेटा दिया। सर्दी का समय है तो बच्चे को सही से ढका नहीं। तो एक बार हुआ तो फिर होता ही रहता है जी बच्चों को। दूसरा एक कारण है कफ बनने का, एक बहुत बड़ा कारण है हमारा जो एक आयुर्वेद का टॉपिक है कि जब इंसान खाना खाता है और मान लो उन्होंने खाना खाते, राजीव दीक्षित जी ने बड़े इसके ऊपर वीडियो बनाई है। हाँ। बड़ा लोगों को समझाया है, लेकिन लोग समझते कम है। बीमारी होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी समझ में आती है उनको। तो जैसे हमने अभी खाना खाया है, खाना खाते ही हमने 1 गिलास पानी पी लिया, तो क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे पेट के आसपास रहती है उस खाने को पचाने के लिए। लेकिन जब हमने वो हमारी अग्नि, जठरा अग्नि बोलते हैं इसे, तो हमारे पेट की जब अग्नि जलती है और ऊपर से हमने 1 गिलास ठंडा पानी पी लिया, तो होगा क्या कि खाना हमारा कच्चा रह जाएगा। और खाना कच्चा रहेगा तो क्या होगा, खाना सड़ेगा। जैसे आप घर में, मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, आपने दलिया बनाया या कोई सब्जी बनाई और आपने उसको अध पका छोड़ दिया और उसको रख दिया,
और एक तरफ पका के रख दिया, तो पका हुआ देर से खराब होगा और कच्चा जो है आधा कच्चा जल्दी खराब हो जाएगा। ओहो। तो हमारे पेट में जब खाना अध पका रहता है तो खाना सड़ता है, और खाना सड़ता है तो आमरस पैदा होता है, क्योंकि रस के बाद रक्त की बारी आती है। अब अगर आम रस है, खाना जो हमारा गल के एक जो लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसे रस बोलते हैं, हमारी पहली स्टेज होती है। तो आमरस जब बनता है तो उससे बनता है फिर आम रक्त, और उसी से ये बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और कफ जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बीमारी, ये भी एक हमारा कारण होता है। दूसरा, एक तीसरा और भी कारण होता है कि आप रोटी के साथ, नमक की रोटी है, सब्जी में भी आपने नमक डाला है, मिर्च डाली है, उसके साथ आप दूध ले रहे हैं। अब दूध का और नमक का तो मेल नहीं है, अंदर जाकर वह हमारे दोषों को जो है विकृत करेगा, इम्बैलेंस करेगा, क्योंकि वात पित्त और कफ पर ही डिपेंड करता है जी। बॉडी का स्वस्थ रहना और ना स्वस्थ रहना। तो उसमें हम लहसुन की चटनी खा रहे हैं, हमने खाना खाते ही थोड़ी 15 मिनट के बाद दूध पी लिया, क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कई शादियों में जाते हैं तो अभी तो उन्होंने अभी पानी पूरी खा रहे थे, इतनी देर में छोले भटूरे खा रहे थे, अभी उसने सारी सब्जियां ली हुई हैं, रायता भी लिया हुआ है, थोड़ी देर में अब कहते हैं अरे चलते चलते एक गिलास दूध तो गरम गरम पी लेते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, बहुत बार देखे, बहुत बार होता है ऐसा कि पेट को एक कूड़े का डिब्बा बना देते हैं, कचरे का। तो जब आपने इतना सारा लहसुन खाया है, प्याज का खाना खाया है, नमक है, मिर्च है, मसाले हैं, और ऊपर से दूध पीते हैं, तो क्या होता है कि हमारे दोष जो है वे विकृत हो जाते हैं, वो बैलेंस में नहीं रहते और हमें बीमारियां पैदा होती हैं। अब बीमारियां, अगर वात प्रकोपित होता है तो 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, और पित्त प्रकोपित होता है तो 40 प्रकार की पित्त की बीमारियां होती हैं। और चाहे उससे पैर की जलन ले लो, या पेट की जलन ले लो, या सिर की जलन ले लो, आंखों की जलन ले लो, कहीं भी हो। अगर कफ प्रकोपित होता है तो 26 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अच्छा। अब उसमें आप सिर में दर्द को ले लो, सिर में भारीपन है, कंफ्यूजन हो रहा है, कानों में आवाज आती है, गला बार बार खराब होता है, चेस्ट में बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ये सारी चीज जो है हम खुद ही पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये खाने पीने पे ध्यान रखे इंसान तो बीमारियां हो ही ना। तो इसमें क्या है, एक ये खाने का कारण रहता है, और स्ट्रेस का कारण सब में काम करता है। स्ट्रेस इंसान ज्यादा रखेगा तो उसको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। फिर बीमारियां होंगी तो उसकी दवाइयां खाएगा। अब बार बार एंटीबायोटिक दवाइयां खाना या बार बार एलोपैथिक दवाइयों का यूज करना, लंबे समय तक करना, तो फिर उससे एक दूसरे से रिलेटेड कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, उससे हमारे सारे ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं जी। तो इसके लिए मैं निवारण ये बताऊंगी कि जैसे अस्थमे का पेशेंट आता है, अस्थमे का पेशेंट आता है तो जैसे मैं नाड़ी देखकर उसको बताती हूँ कि वो ये नहीं बताता कि मुझे अस्थमा है। हाँ। मैं उसे बताती हूँ कि आपको इतने साल पहले एलर्जी हुई थी। अच्छा। इतने साल पहले, और ये आपकी स्टेज 3 आ चुकी है जो अस्थमे में कन्वर्ट हो चुकी है। और अस्थमे का पेशेंट जो है आके बताता है जी मैं तो पफ लेता हूँ, मैं तो पफ अगर ना लूँ तो मुझे तो सांस ही नहीं आता, अब दवाइयाँ और इंजेक्शन स्टेरॉइड वगैरह तो मुझे काम ही नहीं करता। तो ऐसे पेशेंट की क्या जिंदगी है कि कहीं जाना पड़े, अगर पफ को भूल जाए तो सांस ही नहीं ले सकता, कहीं पर भी बेहोश होकर गिर सकता है। तो मैं ऐसे पेशेंट को बताती हूँ कि अगर मैं आपका पफ छुटवा दूं, अगर ये दवाइयाँ छुटवा दूं तो आपकी क्या राय है, क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ जी। तो कहता जी मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा इनसे इंजेक्शनों से और इस मेरे पफ से मेरा पीछा छुटवा दें। तो मैं उनको खान पान का पहले तो उनको तरीका समझाती हूँ, फिर उनको कुछ रहन सहन का तरीका समझाया जाता है, फिर कुछ योग बताए जाते हैं, और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके, और धीरे धीरे 3-4 महीने में उसका पफ छूट जाता है, जो दिन में 10 बार पफ लेता है। फिर धीरे धीरे करके उसकी जो दवाइयां शुरू की थी हमने, जड़ी बूटियां, क्योंकि उनको भी हम कम करते करते एक दिन खत्म करना होता है। हाँ जी। तो साल भर में तो हम पेशेंट की दवाइयां ही छुटवा देते हैं। साल भर के बाद पेशेंट हमारी सारी बातों को फॉलो करता रहे तो पूरी जिंदगी कभी उसको दवाइयों की
या डॉक्टर की हमारी भी जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि डॉक्टर को मतलब वो खुद पेशेंट्स को बोल रहा है कि तुम्हें हमारी जरूरत ना पड़े। ये बहुत अच्छी बात है। अगर अस्थमा से आप भी पीड़ित हैं या आपके घर में कोई अस्थमा का मरीज आपको नजर आता है और आप ना उम्मीद हो चुके हैं, उम्मीद की किरण है डॉक्टर अनीता धनखड़ जी, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।